चलिए स्टार्ट करते हैं आज बहुत गंभीर मुद्दा है, इंपॉर्टेंट सेशन बेरोजगारी को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। हम सभी लोग इस चीज को बहुत ज्यादा झेलते हैं अपने जीवन में। जब हम खुद उस एज में होते हैं जहां हमको सर्विस चाहिए होती है, उस समय में खुद परेशान रहते हैं। और जिस समय बड़े हो जाते हैं, शादी ब्याह के बाद हमारे बच्चे हो जाते हैं, फिर उनके पढ़ाई लिखाई के बाद फिर वो स्थिति, कुल मिला के ये साइकिल चलता ही रहता है। आज उसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो उसके लिए एक डाटा हम आपको दिखाना चाहते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE का सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो ये कहता है कि 2024 में भारत में बेरोजगारी दर करीब करीब 7.5% था। मतलब हर 100 में 7 से 8 व्यक्ति बेरोजगार। ये तो एक डाटा है बेरोजगार, जिसको बिल्कुल भी रोजगार नहीं मिल पाता। और एक होता है जिसमें कि सेमी बेरोजगार, नौकरी तो मिल गई किसी तरीके से, जिनकी जो काबिलियत थी उससे कम हिसाब से, जिनकी जो जरूरत थी उसके कम के हिसाब से नौकरी तो मिल गई, लेकिन वो सेमी बेरोजगार है, अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या बड़ी मुश्किल से खाना पीना खा पा रहे हैं, कैसे भी करके जिंदगी गुजर कर पा रहे हैं। दैट इज सेमी बेरोजगार। तो भारत में एक बहुत बड़ा रेशियो है रोजगार विहीन लोगों का और सेमी बेरोजगार लोगों का। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये दिक्कतें क्यों आती हैं, क्यों आखिर लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए, लगातार आधे घंटे के सेशन में आपको काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी। और आपके आसपास में भी, आपके परिवार में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज बीटेक की भी डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, MBA की डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, BBA की डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, किसी प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद नौकरी नहीं मिल पा रही है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हम सब के बीच में है। मैं जहां रहता हूं, मेरे मोहल्ले में तमाम ऐसे लड़के हैं जो आज की डेट में बेरोजगार घूम रहे हैं। मेरे जिस इलाके में मैं रहता हूं, वहां हजारों की संख्या में लोग हैं जिनको रोजगार नहीं है, जो बेचारे भटक रहे हैं। कहीं प्राइवेट सेक्टर में 10 दिन की नौकरी, कहीं 20 दिन की नौकरी, कहीं कोई किसी छोटा सा काम, कोई छोटा सा काम, ऐसा करके जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा क्या रोल अदा करता है? सबसे जो पहला रोल है वो है शिक्षा और कौशल का। रिपोर्ट कहता है कि हमारी पढ़ाई डिग्री तो देती है लेकिन स्किल नहीं देती। आप देखे होंगे कि जो एजुकेशन सिस्टम है, जिस समय हम बच्चों का एडमिशन कराते हैं तब से लेकर वो अगर बीटेक की डिग्री भी ले लेते हैं, अगर वो किसी भी स्किल्ड कोर्स में भी जाते हैं, लेकिन वहां स्किल नहीं सिखाया जाता। और इवन हमने आपको बताया कि बीटेक की डिग्री के बावजूद जब वो बाहर निकलते हैं तो वो फैक्ट्री के लिए अनेबल होते हैं। वो उस स्किल में जब वहां जाते हैं तो वहां काम के नहीं होते हैं। हमें याद है कि एक बार एक बहुत बड़े उद्योगपति ने कहा था कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इंडस्ट्री के हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। भाई, इंडस्ट्री में जिस स्किल की जरूरत है, जिस कौशल्य की जरूरत है, अगर वो कौशल्य डेवलप नहीं किया जाएगा स्टूडेंट के अंदर में, केवल खाना पूर्ति की जाएगी कि जैसे तैसे करके जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करके या उसको पढ़ा के, और प्रैक्टिकल पार्ट को अगर जीरो कर दिया गया है, जीरो चल ही रहा है, और वहां जब वो फैक्ट्री में जाता है या किसी ऑफिस में जाता है लड़का, तो वहां पर उसको प्रैक्टिकल देखने में आता है कि प्रैक्टिकल करना है, और प्रैक्टिकल में वो जीरो है, लिहाजा उस फैक्ट्री के लिए वो जीरो हो जाता है। उसको नए सिरे से सब कुछ सीखना पड़ता है। जैसे कि स्कूटर असेंबल करना, हम केवल किताब में पढ़ते रहे स्कूटर असेंबल करना, स्कूटर असेंबल करना, स्कूटर असेंबल करना, स्कूटर असेंबल करना, लेकिन प्रैक्टिकल में हमने स्कूटर देखा ही नहीं, प्रैक्टिकल में हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। अब अगर स्कूटर यूनिट में मेरी सर्विस लग जाए और मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो आज उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा शिक्षा की जो ये असमानता है, शिक्षा में जो कमी है,
जो हम लोग आज भी अंग्रेजों के जमाने के मैकाले पद्धति के सिद्धांत को अपनाकर जैसे तैसे नौकर तैयार करने में लगे हुए हैं, उसको बदलने की जरूरत है। तो रिपोर्ट कहता है कि शिक्षा और कौशल में जो अंतर है वो सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो युवा है वो पढ़ने लिखने के बावजूद भी अनपढ़ टाइप का ही व्यवहार करता है। दूसरा जो एक सबसे बड़ा रोल होता है वो है जनसंख्या विस्फोट का। जनसंख्या में अगर विस्फोट होता है, जनसंख्या जितनी बढ़ती चली जा रही है, जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है कि वो इसको रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो इस जनसंख्या विस्फोट की वजह से हम जितना भी रोजगार उपलब्ध करा पाते हैं उससे ज्यादा लोग पैदा हो जाते हैं, उससे ज्यादा हमारे एजुकेशन सिस्टम में डिग्री लेने वाले लोग खड़े हो जाते हैं। अल्टीमेटली बात वही की वही रह जाती है, रोजगार की कमी उतनी बनी रह जाती है और उल्टा उससे ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा, जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर आ गया है, आप देख रहे हैं एआई टेक्नोलॉजी और बहुत सारे टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों की कमी हो गई है, लोगों की जरूरत की कमी हो गई है। बहुत सारा काम टेक्नोलॉजी की वजह से हो जाता है, जहां पहले लोग, जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए बैंक का। मुझे याद है जब मैं ऑडिट करने के लिए बैंकों में जाता था, चाहे प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो या पब्लिक सेक्टर का बैंक हो, वहां भीड़ होती थी। 150 एम्प्लॉय होते थे हर बैंक में, अलग अलग टेबल पे बैठे हुए लोग मिलते थे। लेकिन आज की तारीख में क्या हो गया, आप किसी भी बैंक में चले जाइए, वहां आपको 2-4 एम्प्लॉय दिखेगा। एक कैश टेलर पे दिखेगा, एक मैनेजर भी ज्यादातर फील्ड में ही रहता है, एक असिस्टेंट मैनेजर और एक आध और पीयून दिखेगा, एक आध सिक्योरिटी गार्ड दिखेगा, एक आध कोई स्टाफ होगा जो खासकर लेडीज स्टाफ, जो छोटे मोटे काम, चेक क्लियरिंग का काम, लोगों की इंक्वायरी, एक तरह से वो इंक्वायरी। अब बताइए, जिस बैंक में 100 स्टाफ हुआ करता था, आज उस बैंक में 5 से 7 से काम चल रहा है। जो काम स्टाफ कैश गिनने का करता था, डिपॉजिट करने का करता था, आज वो सारा काम एटीएम मशीन से हो रहा है। तो हर जगह स्टाफ की कमी हो रही है, तो अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा टेक्नोलॉजी के दौर में। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो चलिए, उस पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले नहीं है, क्योंकि वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। तो ये जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट है, वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। और अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि इसके संभावित रास्ते क्या हैं। उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट का क्या क्या साधन है। तो एक है एमबीबीएस की, जैसे लोग डिग्री ले लेते हैं, उसी पर हम चर्चा कर लेते हैं आज। एमबीबीएस की डिग्री, आपको जानकारी होगी कि 24 लाख बच्चे अपीयर करते हैं नीट के एग्जाम के लिए। एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी प्राइवेट कॉलेज में नीट क्वालिफाई करना जरूरी होता है, और उसके लिए 24 लाख बच्चे। आज किसको नहीं पता है कि सबसे ज्यादा जरूरत डॉक्टर्स की है, कमी हो गई है देश में डॉक्टर्स की। पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, रोग बढ़ते चले जा रहे हैं, रोगी बढ़ते चले जा रहे हैं, और डॉक्टर नहीं है। शहरों की स्थिति तो कमोबेश तब भी ठीक है, देहातों की स्थिति देखिए तो आपको डॉक्टर मिलेगा ही नहीं। उसके बावजूद डॉक्टर्स नहीं बन रहे हैं। लोग डॉक्टर बनने के लिए ललायत हैं, मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर बनने के लिए लोग ललायत नहीं है। हालांकि फीस इतना ज्यादा है इस सेक्टर में, और उसके बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कायदा तो यह कहता है कि जब देश में डॉक्टर्स की जरूरत है, तो आप अगर 24 लाख लोग अपीयर कर रहे हैं, तो आप 24 लाख लोगों को सुविधा प्रोवाइड करिए कि वो कैसे डॉक्टर बन सके। भाई 1 लाख एमबीबीएस की सीट है, जिसमें कि 48,000 करीब गवर्नमेंट सेक्टर में है और 43,000 करीब प्राइवेट सेक्टर में है। बाकी 27,868 बीडीएस और 52,700 अन्य चीजों में, सब मिला के 1,80,000 के आसपास में स्टूडेंट केवल एनरोल हो पाते हैं। अपीयर हो रहे हैं 24 लाख।
और इसमें अगर फीस की बात करेंगे तो एक डॉक्टर बनने के लिए आज की तारीख में 30 लाख रुपए से लेकर और 1.5 करोड़ तक का खर्चा है। अब आप सोचिए कि आम इंसान, उसके लिए 30 लाख कितना हैवी अमाउंट होता है 5 साल में पे करना। यह तो एक आंकड़ा है, और जब बात पे करने की आती है तो साथ में खाना पीना रहना ट्रैवलिंग अन्य बहुत सारे खर्चे होते हैं। गार्जियन को वो भी बिट आउट करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर मिल गया तो 30 लाख, नहीं तो 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ का मतलब 5 साल में कितना हो गया, 30 लाख रुपया पर ईयर। अब 30 लाख रुपया पर ईयर का मतलब महीने का 2.5 लाख। अब सोचिए आप कि कौन सा ऐसा गार्जियन है जो 2.5 लाख रुपया महीना एफोर्ड करेगा। सोचने वाली बात है। तो ये जो स्थिति चल रही है, उस स्थिति में डॉक्टर्स की कमी होती चली जा रही है। लोग तो बनना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कमी होती चली जा रही है। ये दायित्व तो किसका बनता है? कई ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जहां पे सीट है, वैकेंसी है, लेकिन बच्चे एनरोल नहीं हो पाते। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से देश में डॉक्टर्स की कमी हो रही है। और एक अच्छा खासा सेक्टर केवल ये 30 लाख और 1.5 करोड़ के चक्कर में बच्चे बेचारे परेशान, अच्छे डॉक्टर्स की कमी। अब क्या एमबीबीएस ही एकमात्र रास्ता है आप कहेंगे? तो और भी रास्ते हैं। चलिए बीटेक की बात कर लेते हैं। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं उस समय बस ये दिमाग में सेट रहता है, अगर किसी ने साइंस लिया है, अगर मैथ्स लिया है तो भाई हम बीटेक की डिग्री लेंगे, और अगर बायोलॉजी लिया है तो हम एमबीबीएस की डिग्री लेंगे। ऐसा ही सेट रहता है। अभी हमने पीछे बायोलॉजी वालों के लिए एमबीबीएस, और अब बीटेक वालों की बात कर लीजिए जिन्होंने मैथ्स लिया हुआ है। अब मैथ्स लेने के बाद जब वो बीटेक की तैयारी करते हैं तो 2024 का सीन ये था कि टोटल 12 लाख लोग, 12 लाख स्टूडेंट्स जो जेईई मेंस का एग्जाम होता है उसके लिए अपीयर होते हैं, और उसमें से छटनी करके 2.5 लाख स्टूडेंट जो जेईई एडवांस का एग्जाम होता है आईआईटी के लिए, जो 26 आईआईटी है उसके लिए, उसमें अपीयर होते हैं 2.5 लाख स्टूडेंट्स। और बाकी जो बच्चे भाई आईआईटी हो जाए तो सो फार गुड, जिनका नहीं हुआ उनके लिए एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है। उसके बाद भी और बहुत सारे एंट्रेंस होते हैं बीटेक के लिए। उत्तर प्रदेश लेवल पे यूपीटीयू उस तरह का बहुत सारा एंट्रेंस है। कर्नाटक का अलग होता है, आपके विशाखापट्टनम का अलग होता है, हर जगह का अलग अलग है, कई जगह का रीजनल। वो सब एग्जाम्स जो होते हैं सब मिला के जब लड़का बीटेक करके बाहर आता है, पहले तो गार्जियन उसके फीस का इंतजाम करे। एक आम मान लीजिए आप आईआईटी की बात अगर हम करें तो आज की तारीख में करीब करीब 2 लाख रुपए साल का फीस है आईआईटी का। तो 4 साल की डिग्री में 8 लाख तो यही चाहिए। उसके बाद बेस खर्चा है, मेंटेनेंस खर्चा है। जिस समय फीस भरने की बात आती है उस समय 1,19,000 1,73,000 इस टाइप से फीस भरने की बात आती है। साल में एक बार 1,73,000, साल में एक बार 1,19,000, और उसके बाद बेस अलग से। कुल मिला के एवरेज में आप ले लीजिए अगर, तो 3.5 लाख रुपया साल का खर्चा बैठता है मिनिमम, जिसमें कपड़े लत्ते नहीं जोड़े हमने, छमाही। अब 4 लाख रुपए जब बंदा साल का देगा तो 4 साल में 16 लाख। तो आईआईटी जैसे संस्थान से 16 लाख रुपए का खर्चा बैठ रहा है। एक गार्जियन की कमर टूट जाती है। और उसके बाद जब बच्चा 4th ईयर में आता है
और जब कैंपस सिलेक्शन की बात आती है उस समय बच्चों का ब्लड प्रेशर, गार्जियंस का ब्लड प्रेशर सातवें आसमान पे होता है कि क्या होगा। बच्चा 3 साल तक उम्मीद से पढ़ता है कि अच्छी कंपनी वाले आएंगे, अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, और जब वो देखते हैं वहां पे कभी रिसेशन का दौर, कभी कोई और समस्या, कभी और समस्या, कंपनियां कम आई है, बहुत अच्छे स्टूडेंट को लिया जा रहा है, बच्चा रिजेक्ट हुआ चला जा रहा है, कुछ बच्चे एग्जाम में रिजेक्ट हो गए, कुछ बच्चे जीडी में रिजेक्ट हो गए, कुछ बच्चे इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए जा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन सातवें आसमान पे, उम्मीद 50 लाख साल से 30 लाख पे, 30 लाख से 15 लाख पे, 15 लाख पे आने के बावजूद भी आईआईटी जैसे संस्थान में धीमे धीमे बच्चे ये सोचने लगते हैं कि 7-8 लाख की नौकरी मिल जावे तो कैसे भी करके इज्जत बचे, जिंदगी आगे गुजर बसर हो जाए। ये सीन है मार्केट का। अब आप सोच के देखिए आईआईटी जैसे संस्थान में, अब उसके बाद जो एनआईटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ट्रिपल आईटी में पढ़ रहे हैं, उनकी क्या हालत है ये आप बखूबी समझ सकते हैं। इतना हैवी अमाउंट का फीस पे करने के बाद, डिग्री लेने के बाद, कारण उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, कारण उसके पीछे फैकल्टी की कमी, कारण उसके पीछे एजुकेशन सिस्टम में कमी, कारण उसके पीछे स्किल डेवलप न कर पाना। अभी एक रिपोर्ट में देख रहा था, इंटर्न करने वाले बच्चों का रेशियो मात्र 40% है। अब सोचिए अगर बच्चे इंटर्न नहीं करेंगे, 3rd ईयर में इंटर्न होता है, 4th ईयर में इंटर्न होता है। इंटर्न मतलब सिंपली प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल, जहां वो जाकर फैक्ट्री में या वर्क प्लेस पर जाकर सीखते हैं जो उन्होंने पढ़ा है, ऑफिस में जाकर सीखते हैं कि कैसे वर्क होता है, वर्क प्लेस पे जाके वो सीखते हैं, दैट इज इंटर्न। और हर स्टूडेंट को जो आईआईटी में है, चाहे ट्रिपल आईटी में है, चाहे एनआईटी में है, कहीं भी है, उसको इंटर्न करना चाहिए। और रेशियो कितना है? 40% का। 60% तो कभी फैक्ट्री और विजिट ही नहीं की। ये कमियां हैं। तो ये बीटेक में इतना हैवी एक्सपेंस करने के बाद जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कई बार मोहल्ले के लोग मिलते हैं, बोले क्या किया, बोले फलाने जगह से बच्चे ने बीटेक की डिग्री ली है फलाने इंस्टीट्यूट से और नौकरी नहीं मिल रही है। सोचिए जब हालत इतनी खराब है, अब ऐसे में बेचारा बच्चा करे तो क्या करे। अब इसके बाद स्थिति आती है आईटीआई या पॉलिटेक्निक जैसे संस्थानों का, जो बनाया गया था स्किल सिखाने के लिए, जहां पर फंडामेंटल्स ज्ञान दिया जाता है, लेकिन वहां से पढ़े बच्चे की क्या स्थिति होती है ये आप उस गार्जियन से बखूबी पूछ सकते हैं जिसका बच्चा आईटीआई पास करके और कहीं नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, या पॉलिटेक्निक करने के बाद उसको नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। मेरी जानकारी में एक लड़का है राजेश, मैंने बहुत प्रयास किया कि वो कहीं बीटेक की डिग्री ले ले, लेकिन गार्जियंस की स्थिति सही नहीं थी। उसने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया और डिग्री ली किसी तरीके से, और जो उसने पढ़ा वहां पे उसके अलग आज वो मार्केटिंग का जॉब कर रहा है। सोचिए जरा, 18,000 20,000 की तनख्वाह में मार्केटिंग का जॉब कर रहा है। जो उसने स्किल सीखा उसका कोई यूज ही नहीं है। ये स्थिति आ रही है नौकरी वालों की, नौकरी की, एम्प्लॉयमेंट की। और होता क्या है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो आपका जीवन कैसे बढ़ेगा आगे, आपकी शादी कैसे होगी, जीवन की खुशियां कैसे आएंगी। ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है एम्प्लॉयमेंट।
बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। बच्चा जब बचपन में पढ़ना स्टार्ट करता है, सोचता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा। हर चीज उसको बहुत आसान नजर आती है क्योंकि उसने प्रैक्टिकल को झेला नहीं है। लेकिन धीमे 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 जब वो आगे बढ़ता है, उसको एहसास होता है कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी समझ के वो चल रहा था। अब धीमे धीमे उसकी बातों में मैच्योरिटी आने लगती है, धीमे धीमे उसके बिहेवियर में मैच्योरिटी आने लगती है, धीमे धीमे वो वस्तु स्थिति को समझने लगता है और सोचने लगता है कि मेरे जीवन का भविष्य क्या होने वाला है। अब कोई बच्चा जो कमजोर है, एमबीबीएस नीट भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, साइंस की तरफ गया ही नहीं, आर्ट्स या कॉमर्स की तरफ है, अगर वो कॉमर्स की तरफ है तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, बेहतरीन ऑप्शन है। पहला सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का, दूसरा सीएस कंपनी सेक्रेटरी का, और तीसरा कॉस्ट अकाउंटेंट का। 3 ऑप्शन उसके पास होते हैं, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स एंट्री तो कर जाते हैं, आर्टिकल से भी कर लेते हैं, एक आध ग्रुप भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन वो इतना हार्ड समझ में आता है कि धीमे धीमे वहां से क्विट करके, लेकिन चूंकि कुछ अकाउंटेंसी का नॉलेज उनको मिल गया है तो मे भी, या तो हमने देखा लोगों का रिटर्न सबमिट करते हुए उसमें अपना कैरियर बनाने लगते हैं, या फिर लोन वगैरह कराने लगते हैं क्योंकि ऑडिट करते समय उनको बैंकों का कुछ तजुर्बा हो जाता है, तो नौकरी तो मिलनी नहीं है, तो लोन कराने पे फोकस करते हैं, उसी को रोजगार बना लेते हैं। कंपनी सेक्रेटरी जो लोग करते हैं, अगर क्वालिफाई कर लिए सो फार गुड, नहीं कर पाए तो कोई ना कोई छोटा मोटा कंसल्टेंसी का काम खोल लेते हैं। तो इस तरह की स्थिति भी आती है कॉमर्स के सेक्टर में। अकाउंट सेक्शन में भी नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती। बच्चे एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, नहीं करते हैं, अगर कर गए, सीए बन गए तो प्रैक्टिस करेंगे या कहीं जॉब करेंगे, सीएस बन गए कहीं प्रैक्टिस करेंगे या जॉब करेंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट बन गए, सीएमए बन गए तो कहीं जॉब करेंगे या प्रैक्टिस तो कभी लोग करते हैं, लेकिन सर्टेनिटी वहां भी नहीं है। अब जो लोग कॉमर्स भी नहीं किए, अकाउंट सेक्शन भी नहीं समझ पाए, डेबिट क्रेडिट भी पल्ले नहीं पड़ा, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं समझ पाए, आर्ट्स सेक्शन में चले गए। आर्ट्स सेक्शन में अब उनकी क्या स्थिति बनती है? उनके लिए बीबीए है, एमबीए है, एमबीए बीबीए सबके लिए है, कोई भी कर सकता है, लेकिन जनरली जो आर्ट्स वाले होते हैं उनका ख्वाब ही वहीं तक रहता है। बैंकिंग में देख ही रहे, अभी हमने आपको बताया कि सील क्या है, वहां पे अवसर ना के बराबर है, लेकिन वैकेंसी निकलती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि अगर 1000 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है तो फॉर्म भरने वाले 10,000 लोग होते हैं, 10,000 लोग फॉर्म भरने वाले होते हैं। यह भी एक बुरी स्थिति है भारत में। कहते हैं कि छोटी सी कंपनी के लिए अगर वैकेंसी निकल जाए तो स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या, इतनी भीड़ है, जनसंख्या विस्फोट है कि फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या भरपूर। क्या करे आदमी? वैकेंसी, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है।
गवर्नमेंट की स्थिति आप देखिए तो हर साल जो उनको एम्प्लॉयमेंट निकालना चाहिए, जो सीट्स खाली है, वहां भी भर्ती नहीं निकालते। वादे कुछ भी करें, मैं वादों की बात नहीं करता, नेताओं के वादों का कोई ठिकाना नहीं होता। वो जो वादे करें, जो जुमले फेंके, आप समझ लीजिए कि वो पूरे नहीं होने वाले। मैं किसी पर्टिकुलर नेता की बात नहीं करता, हर नेता की वही स्थिति है, वरना देश अब तक काफी हद तक सुधर गया होता। आज आप पेपर में पढ़ते होंगे, हर सेक्टर में वैकेंसीज हैं। अगर आज गवर्नमेंट चाहे तो लाखों की वैकेंसी निकाल सकती है, लेकिन नहीं निकालती। जो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, लोगों से एक्स्ट्रा काम लिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में जहां एक व्यक्ति की जरूरत है, उस व्यक्ति का एम्प्लॉयमेंट मुकर्रर न करके उस 8 घंटे को वर्तमान में जो एम्प्लॉय है उनके बीच में बांट दिया जाता है कि भाई तुम 8 के बदले में 10 घंटा काम करोगे। ऐसा आपको अक्सर सुनने में आता होगा। और आपको पता ही है कि आज गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, ओवर टाइम का तो कुछ है ही नहीं। बस आपको टारगेट दिया गया, आपको वर्क करना है, टाइम कितना लगता है। मैं ऐसे बहुत सारे बीटेक धारियों को जानता हूं जो एक तरीके से 24 घंटे के नौकर होते हैं। उनका कोई समय निश्चित नहीं होता। और खासकर ये जो आप देखे होंगे 2020 के बाद से वर्क फ्रॉम होम का जो सिस्टम आया है, उस वर्क फ्रॉम होम के सिस्टम में रात के 10 बजे आपके पास कॉल आएगी और आपको अटेंड करना है, और 3 बजे रात तक आपको जॉब दे दिया गया, आप करिए। दिन भर आपने काम किया ही है। आप ये नहीं कह सकते वहां पे कि साहब हम तो 10 बजे ऑफिस आए, 5 बजे हमारी छुट्टी हो गई, जय श्री राम। आप देखेंगे कि यही कारण है बहुत बड़ा। एक रिपोर्ट भी है एक न्यूज एंकर की, जिसमें उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट सेक्टर में लोग जाना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वहां टाइम फिक्स है। इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है। और ज्यादातर अगर आप वहां पे रुके तो ओवर टाइम की स्थिति होती है। उसके सिवा भी बहुत सारे इनकम के स्रोत वहां तैयार हो जाते हैं। इसलिए लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, और जहां है ही नहीं वैकेंसी। अगर आपके आसपास में कोई किसी लड़के को नौकरी मिल गई तो समझिए कि उसके घर तो लॉटरी निकल आई। वो एक कहानी आपने प्रेमचंद की सुनी होगी, नमक के दारोगा, पढ़े होंगे बचपन में। एक सज्जन थे, उनके बेटे की नौकरी लग गई नमक के दारोगा के रूप में। नमक अब फ्री हो गया, पहले जमाने में फ्री नहीं हुआ करता था। उसके सिक्योरिटी के लिए, उसके देखभाल करने के लिए कि कोई उसकी चोरी न करे, उसके लिए दारोगा अपॉइंट होता था। और उस दारोगा को जितनी सैलरी मिलती थी उससे ज्यादा उसकी ऊपर की कमाई होती थी। और ये ठहरे ईमानदार, इन्होंने बेटे को समझा के भेजा था। बेटा ईमानदार था, बाप ने तो समझा के भेजा था कि भाई देख लेना, ज्यादा ईमानदारी मत दिखाना, लेकिन बेटा था ईमानदार। और वहां जो स्थिति बनी, जो प्रेशर आया, उस प्रेशर को बेटा झेल नहीं पाया, क्योंकि ऊपरी कमाई उसको चाहिए नहीं थी, लिहाजा उसने रिजाइन कर दिया। बड़े बड़े लोग जो उस घर से रिश्ता जोड़ना चाहते थे, उस पिता के पास आने लगे थे कि मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी करा दो, क्योंकि अब आपका लड़का तो नमक का दारोगा हो गया है, एक प्रेस्टिजियस जॉब में आ गया है। लेकिन कुछ दिन बाद पता क्या चला कि लड़के ने नौकरी छोड़ दी। अब वो दारोगा नहीं रहा। नतीजा
जो परिवार उनके साथ रिश्ता बनाना चाहता था, उन परिवारों ने उनसे लंबी दूरी बना ली। लड़के के चरित्र के ऊपर लोग दाग लगाने लगे, चरित्र के ऊपर लांछन लगाने लगे, ऊट पटांग बातें करने लगे। ये होता है सरकारी नौकरी में। और प्राइवेट सेक्टर में तो आप 24 आवर्स के नौकर हैं। ओवर टाइम का भी पैसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलना। अब कायदे में ओवर टाइम न करा के अगर उसी पे एम्प्लॉय रख लिया जाए तो एक किसी की भर्ती तो हो जाएगी। लेकिन आज हर जगह स्थिति यही है। रिसेशन का दौर चल रहा है, हर जगह रिसेशन का दौर चल रहा है। जितनी जरूरत है उससे बहुत कम वैकेंसी है, बहुत कम। जैसा कि आपने देखा, मेडिकल में 1.8 लाख लोग डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं। आईटीआई वगैरह से 25 लाख बच्चे, आईटीआई वगैरह से, आईटीआई पॉलिटेक्निक इस टाइप के जो भी 25 लाख बच्चे करीब डिग्री लेकर बाहर आते हैं। और आईआईटी वगैरह से जितना भी आईआईटी है, ट्रिपल आईटी है, एक्सेट्रा जितने भी है रीजनल और वो सब मिला के जो बीटेक की डिग्री देते हैं, 12.5 लाख बच्चे बाहर आते हैं। कुल मिला के 39 लाख बच्चे डिग्री लेकर बाहर आते हैं। नौकरी कितनों को मिलती है ये आप बखूबी समझते हैं। अब आप इस पर भी दिमाग लगाइए। जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूं कि जब डिग्री वालों की ये स्थिति है, भाई साहब, डिग्री मतलब आप समझते हैं, इंटर करने के बाद बच्चे कहां गए डिग्री लेने के लिए? बीटेक की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री, मतलब 11th के बाद की पढ़ाई, दैट इज डिग्री। और आंकड़ा आपको रुलाएगा अगर आपको यह समझ में आ जाए कि भारत में एजुकेशन की ही स्थिति इतनी खराब है कि 8वां पास करते करते कितने सारे लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। लाख गवर्नमेंट मिड डे मील मुहैया कराए, लेकिन पढ़ने वालों की स्थिति, स्कूल जाने वालों की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। और 10th पास करने के बाद 11th में एडमिशन कराने वालों का रेशियो उससे भी बुरा है। और जैसे तैसे करके 11th अगर वो पास कर गया तो गंगा नहाने की बात करेगा, भैया बहुत हो गया। गार्जियन भी कहेगा कि अब कहीं ना कहीं लग जाओ भाई, कोई ना कोई काम करने लगो, मेरे बस का नहीं है इससे ज्यादा तुम्हें पढ़ाना। और बच्चे का भी मन नहीं लग रहा है, उसने तो जैसे तैसे करके 11th की डिग्री ले ली, 11th ही पढ़ लिया उसने। गार्जियन के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। लेकिन भैया जब बाद में जिंदगी के झंझावात को वो झेलता है, तब उसको लगता है कि मेरे माँ बाप जो कहते थे, मेरे सास ससुर जो कहते थे, वो सही कहते थे। मेरी एक परिचित है, उनके यहां जब शादी करके बहू आई, संजोग से वो ग्रेजुएट थी। सास ने उससे कहा कि भाई तुम्हें जितना पढ़ना है तुम पढ़ो, कोई न कोई डिग्री और लेना है तो लो, मेरा बेटा प्राइवेट सेक्टर में है तो सही, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाएगा, तुमको टेंशन की जरूरत नहीं है, अभी बच्चे करने की जरूरत नहीं है, पहले तुम कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेट करने पे दिमाग लगाओ। मुझे मजदूरी करना पड़े, मुझे मंजूर है, लेकिन तुम प्रयास करो, तुम मेहनत करो। आप सोचिए कितना परिवार ऐसा होता है। ज्यादातर परिवार में तो बहुओं को चूल्हा चौकी में झोंक दिया जाता है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उस परिवार को और उस बहू को भी जिसने आगे बढ़ के कदम बढ़ाया। 3 साल अकेले रह के डिग्री ली, बीएड करके, एमएड करके,
और आज सरकारी नौकरी में है। आज उसके परिवार का सीन बदल चुका है। जो परिवार बमुश्किल रोटी के लिए मोहताज था, आज उस परिवार में हंसी खुशी सब कुछ व्याप्त है। तो आप सोचिए कितने लोग ऐसे होते हैं। ये समझ में तब आता है जब हम उस अवसर को छोड़ देते हैं। जिस समय गार्जियन चिल्लाता है, अड़ोसी पड़ोसी डांटते हैं, टीचर्स मारते हैं कि बेटा पढ़ लो, लेकिन नहीं पढ़ता है। पढ़ने में मन नहीं लगता, बगले झांकने में मन लगता है, क्रिकेट के मैदान में मन लगता है, घूमने फिरने में मन लगता है। सोचिए जरा, इन बच्चों को वो सीन दिखाना चाहिए कि बीटेक वालों की ये स्थिति है भाई, तुम 11th वाले का क्या हाल होने वाला है। एमबीबीएस वालों का ये हाल है, क्वालिफाई करना ही मुश्किल है, परसेंटेज लाना मुश्किल है, और ले आओगे तो गार्जियन इतना पैसा कहां से लाएगा, और सब कुछ कर लोगे तब कितने लाख कमा लोगे। ये सब कुछ सीन दिखाना चाहिए स्टूडेंट को, और उसको समझ में आए, शुरुआती दौर से ही समझ में आए। लेकिन ये सब नहीं पढ़ाया जाता है स्कूलों में। ये स्किल डेवलप करने के लिए मोटिवेशन नहीं दिया जाता है। मास्टर भी नहीं समझाता, भविष्य की प्लानिंग मास्टर भी नहीं समझाता। बस ये कहेगा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो जिंदगी होगी खराब। ये सब डाटा बेस बात करिए। स्टूडेंट आज का बहुत एजुकेटेड है। जिस स्टूडेंट को हम डल्ला समझते हैं वो डल्ला नहीं है, उसका माइंड वॉश करने की जरूरत है। बहुत प्रतिभा छुपी है हर व्यक्ति के अंदर। छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज आप सुनते होंगे छोटे छोटे बच्चे, पर्टिकुलर चाइना के या कोरिया के छोटे छोटे बच्चे, उनकी मूवी देखा करिए आप। छोटे छोटे बच्चे अपने अंदर ऐसी स्किल डेवलप कर लेते हैं कि वो रेडियो बना लेते हैं, मोबाइल बना लेते हैं, ट्रांजिस्टर बना लेते हैं, पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं। आज उन छोटे छोटे बच्चों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट, खिलौने हम आप भारत में अच्छे अच्छे दाम में खरीदते हैं। हुनर, स्किल, लेकिन यहां पर पता नहीं कौन सी पढ़ाई हो रही है, पता नहीं कौन सी डिग्री दी जा रही है हुनर नाम का। तो आज हमने आप लोगों को बेरोजगारी के विषय में कुछ बताने का प्रयास किया। रोजगार के और भी बहुत सारे अवसर हैं जिसमें मैं भी लोगों को रोजगार देने का प्रयास करता हूं, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक शानदार अवसर है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप लोग जो भी बेरोजगार हैं या सेमी बेरोजगार हैं, दोनों ही लोगों के लिए आपके लिए एक अवसर है डायरेक्ट सेलिंग के रूप में। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। एक शानदार अपॉर्चुनिटी है पार्ट टाइम में या फुल टाइम में इस काम को करने का। विदाउट इन्वेस्टमेंट एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं होता है, बस स्किल सीखने की जरूरत पड़ती है। बिना कौशल्य के आप इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। बोलना भी एक कौशल्य है, एटीट्यूड भी लाना अपने अंदर एक कौशल्य है। हर व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड भी नहीं होता, हर व्यक्ति को कपड़े पहनने का सलीका भी नहीं आता। कुछ लोगों को देखकर आपको अमीर वाली फीलिंग आएगी, जबकि हो सकता है उनके पास पैसे न हो, और कुछ पैसे वाले लोगों को देखकर भी आपको गरीबों वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि उन्होंने अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं किया है। तो एक शानदार अवसर है आपके पास पैसा कमाने का, नाम कमाने का, पर्यटन करने का, पैसिव इनकम अर्न करने का डायरेक्ट सेलिंग के रूप में। अगर आप में से कोई भी बंदा निराश है, परेशान है, हैरान है, अपने जीवन को लेकर दुखी है, तो एक बार मेरे साथ इस सेक्टर में आइए और मिलकर हम लोग कदम बढ़ाते हैं और देश से बेरोजगारी और बीमारी को दूर भगाते हैं। नमस्कार।